ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, 26 सितंबर 2021 यानी कल का रिट का पेपर है ये, ठीक है। और आप देखिए पहला प्रश्न ये आया हुआ है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होना चाहिए। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण, फिर कक्षा कक्ष का अधिगम, और सी कहता है कि बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, और डी कहता है कि गणित की विषय वस्तु। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए इसका। एनसीएफ 2005 की बात कर रहा हूं मैं, एनसीएफ 2005 की बात कर रहा हूं। बताइए जरा मुझे इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए सुमन सर, आप ही बताइए। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर। स्क्रीन आ रही है सर। अच्छा अच्छा मे बी गुलाम सर का प्रॉब्लम है सर, एक बार रीजॉइन करें सर। हाँ दोबारा से ज्वाइन कर लें वो। चलो, तो मैं आपको बता दूं ये जो एनसीएफ का सही जवाब होना चाहिए वह आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो एनसीएफ है आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए कि ये एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है, और इसमें कुल कितने आधार दिए गए हैं, तो 21 आधार दिए गए हैं। 21 का मतलब होता है आपका 21 आधार के बारे में चर्चा की गई है एनसीएफ में। तो उसी एनसीएफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात की जाती है बालकों का चिंतन का गणितीकरण करना। ऑप्शन आपका सी वाला सही माना जाएगा। बाकी ये शिक्षक का प्रशिक्षण देना एनसीएफ तो है नहीं, आप जानते भी हैं। कक्षा कक्ष के अभिगम के बारे में भी बात नहीं करता, एक प्रकार से अभिगम मतलब लर्निंग यानी अधिगम की भी बात नहीं करता। और उसके बाद करता है कि गणित का विषय वस्तु, तो ये भी चर्चा नहीं करता मैथ का, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार का जो है विषय के बारे में चर्चा करता है, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। और क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि परितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित होगा। बताइए, क्या सामाजिक सीखना से होगा, क्रिया प्रसूत से होगा, शास्त्रीय अनुबंधन से होगा, कि संज्ञानात्मक से होगा। देखो अभी मैंने आप लोगों से एक बार बताया भी है बीएफ स्किनर के बारे में। हाँ, बीएफ स्किनर ने अपने थ्योरी में पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड जैसी एक्टिविटी के बारे में चर्चा किया है, बात किया है, ठीक है। हाँ, बिल्ली की खटका के बारे में, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा आपका सही जवाब। और अगर क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो जो नहीं है उस पर गोला बनाइए। तो देखिए, पूर्व अनुभव, कल्पना और तर्क और प्रतिबिंबन, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। बाल्यावस्था के दौरान सीखने के संबंध में नहीं होना चाहिए। तो देखो सीखने में तो आपको एक बात तो याद होनी चाहिए कि भाई पूर्व ज्ञान होना चाहिए, कल्पना यानी चिंतन भी होना चाहिए, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ इमेजन वाली क्रियाविधि, तर्क भी होना चाहिए। चिंतन यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबन नहीं होगा आपका। अच्छा, ये प्रतिबिंबन की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो ये देखो कल्पना अलग है, इमेजन करना अलग है, चिंतन अलग है। यहाँ पर उसको लिखना चाहिए था रिट वालों का चिंतन, ऑप्शन डालना चाहिए था चिंतन, है ना। चिंतन डालते तो सही जवाब होता, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन नहीं कर पाता है ना। तो ये करेक्ट जवाब होता है, वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ, प्रश्न बहुत सरल है, आप इजीली कर पा रहे होंगे। देखिए, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण या जो परीक्षण है उन परीक्षणों को परिकलित किया जाता है। व्यक्तित्व में या बुद्धि में, उपलब्धि में या रचनात्मकता में। बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कोई कार्यक्रम, कोई विशेष रूप से कार्यक्रम हो, ये DSSB का प्रश्न हो सकता है, और प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए, ठीक है। जब किसी कार्यक्रम और किसी प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन कर रहे हैं और उसके प्रभाव के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं या सुधार करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे परीक्षण जो होते हैं वो कहलाते हैं उपलब्धि वाले। वो क्या कहलाते हैं? उपलब्धि वाले कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। व्यक्तित्व तो गलत हो जाएगा, बुद्धि गलत हो जाएगा, रचनात्मकता गलत हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विकास किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है ना। तो बताइए जरा, यहाँ पर जो विकास की किस अवस्था में व्यक्ति व्यवसाय का समायोजित करता है, बताइए जरा। वृद्ध अवस्था में व्यवसाय करेगा? आप लोग खुद बताइए। वृद्ध अवस्था में करेगा? नहीं करेगा।
बाल्यावस्था में व्यवसाय करेगा, नहीं करेगा। शिशुअवस्था में नहीं करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था में। ये बहुत सरल सरल प्रश्न आए हुए थे रिट में, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देख भी रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में, ठीक है, निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। चलिए बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुवांशिकता है, जन्मजात है, और अभिभावक है, और शारीरिक स्वास्थ्य। बताइए। हाँ हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ अभी क्लास चल रही है। ओके ठीक। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा था, ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर सी इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अभिभावक बालक संबंध का जो है जवाब आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता निर्धारण करने में जैविक कारक देखो, एक तो जन्मजात होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी देखने को मिल जाती है, अनुवांशिकता तो होता ही है, लेकिन अभिभावक वाला ये गलत हो जाएगा, है ना। बहुत सरल प्रश्न था ये। और देखो ये देखो स्पेशल एजुकेशन का पार्ट आ गया थोड़ा सा, 2-3 प्रश्न आए हुए हैं स्पेशल एजुकेशन से। तो देखिए डाउन सिंड्रोम की बात हो रही है, यानी डाउन संलग्न संलक्षण की बात हो रहा है। बताइए ये कारण जो है कहाँ से निकलता है। आप लोगों को मैंने बताया है डाउन सिंड्रोम के बारे में, बताइए जरा, बताइए क्या होना चाहिए। बी सही बता रहे हैं आप। देखो मैं बता दूं एक बात, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। डाउन सिंड्रोम सर्वप्रथम मंगोलिज्म के रूप में 1866 में मिला था इसके बारे में। और ये सर्वप्रथम जो है क्या नाम था उनका, डाउन नाम था, इन्होंने इसके बारे में दिया है ना। और इन्होंने अनुवांशिक कारकों के द्वारा निर्धारित मानसिक मंदता के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा किया है। तो डाउन सिंड्रोम अगर मैं बात करूं तो 3 गुणसूत्रीय विकृति के रूप में देखा गया था। तो एक का नाम था ट्राइसोमी 21 करके था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। और एक आप लोगों ने सुना भी होगा ट्रांसलोकेशन टाइप था, उसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा। और एक था आप लोगों को बता दूं मोसाइसिज्म करके था। ये 3 टाइप के थे, तो 3 टाइप में से एक टाइप दिया हुआ है आपका, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये DSSB में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से प्रश्न। देखिए एक प्रश्न और आ गया, कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि विश्वसनीयता की जो अवधारणा है उसका मतलब क्या होता है। बताइए क्या होती है विश्वसनीयता की अवधारणा। बताइए निर्देशों की विषय वस्तु, जो निर्देश हो उसकी वस्तुनिष्ठता, ये होगी। ये आपकी गलत जवाब है। निर्देश की वस्तुनिष्ठता नहीं होती विश्वसनीयता के आधार पर। अगर मैं उसकी कॉन्सेप्ट को अगर आपको कभी बताऊंगा तो उसके बारे में चर्चा करूंगा, तो वहां पर ये आपका गलत हो जाएगा। निर्देश की वस्तुनिष्ठता के बारे में बात नहीं करता, ना ही बात करता है मापन के उद्देश्य पर, ना ही बात करता है गणना की समरूपता पर। केवल बात करता है विश्वसनीयता का जो आधार होता है ऑप्शन सी पर, प्राप्तांकों की बारंबारता को। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, है ना, है कि नहीं। बताइए सुमन सर। अब देखिए यहां पर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप, देखिए ये प्रश्न बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जितने प्रश्न हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं रिट का, वो सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं फैक्ट से। अप्लायड और कॉन्सेप्चुअल कम आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रक्षेपणीय प्रशिक्षण है या परीक्षण है वह उदाहरण नहीं होगा। बताइए जरा, उदाहरण नहीं होगा। और बहुत अच्छा प्रश्न ये है, और बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैंने आप लोगों को ये शायद बता भी चुका हूं, है। बताइए जरा। सी सर, ड्रॉयमैन। ओके देखो यहां मैं आपको बता दूं, यहां आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आप लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी रखिए। ये आप देख रहे हैं जो प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है ना, ये आपका MMPI नहीं है, ठीक है। TAT की अगर मैं बात करूं तो TAT भी उसी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। TAT की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो TAT माना जाता है आपका। अगर मैं बात करूं तो यहाँ SCT की बात करूं सेंटेंस वाली, तो सेंटेंस के बारे में भी ये चीज़ मानी जाती है, ठीक है। ये भी चीज़ आएगी आपका। हरमन रोसा वगैरह तो है नहीं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्रा ए मैन, ये भी माना जाएगा। ये भी आपका किस पे है, ऑब्जर्वेशनल या एक प्रकार से प्रक्षेपण परीक्षण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ये MMPI है ना, ये बेसिकली आपको बताओ ये इसका उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है अप्रक्षेपणी का।
ये उदाहरण है किसका, मतलब दो टाइप के यहाँ पर जो है परीक्षण होते हैं। एक होता है प्रेक्षणी या प्रक्षेपण कहते हो आप, एक बोलते हो आप लोग अप्रक्षेपण, ठीक है। तो वह अप्रक्षेपण का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, MMPI, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, एक बार बताइए जरा। MMPI क्लियर हो गया, बताइए दीजिए एक बार मुझे, बताइए। जी सर, जी सर। चलो, अगर अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया है तो भाई ठीक है। तो मिनेसोटा करके मल्टी फेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के नाम से जाना जाता है इसको, MMPI को, है ना। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे हम बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है किसने दिया है, ये तो इतना सरल प्रश्न आया था, हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है भैया। एक प्रश्न देखिए, जैसे ये प्रश्न अच्छा थोड़ा सा अप्लाइड बनाया गया है, और ये प्रश्न है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और आप कॉमन सेंस का प्रयोग करिएगा। एक कह रहा है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, ये बात आप जानते हैं। विकास जो है क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये बात से आप रूबरू हैं। अगर यदि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का जो क्रम एक सा रहता है, ठीक है भाई, सभी सामान्य बालक है उनका विकास जो है क्रम से रहता है, तो यह विकास का कथन का जो सिद्धांत है किसकी ओर संकेत करेगा। तो देखो सतत की ओर संकेत नहीं करेगा। ये बच्चे समझ गए होंगे कि लगा दिए होंगे कि भाई आजीवन चलता है, तो यानी एक प्रकार से सतत भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और सामान्य से विशिष्ट की अनुक्रिया को सिद्धांत की ओर बात करूं तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट जवाब अगर मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समान प्रति रूप के सिद्धांत में होगा। सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं कहलाएगा आपका, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। एक प्रश्न और देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था कौन सी है, और इससे सरल प्रश्न तो हो ही नहीं सकता भाई, बताइए जरा कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन सी आप बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। हाँ देखिए, अनुवांशिक के जनक कौन से भाई, बताइए जरा। ग्रेगर मेंडल हैं कि थॉमस हर्ट मॉर्गन हैं कि जेम्स वाटसन हैं कि चार्ल्स डार्विन है, बताइए जरा। डार्विन। बस मटर पे किया था ना, आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में, है ना। जी, ग्रेगर मेंडल वही है। हाँ वही है। नेक्स्ट बात करता हूं तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए जरा। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने भाई। अच्छा, ये जो अब्राहम मैस्लो का नाम देख रहे हैं आप, इसका तो आपको पता होना चाहिए, पदानुक्रम का सिद्धांत होता है। कार्ल रोजर्स ने जो बताया था वो बात किया था, उन्होंने जो बच्चा केंद्रित होता है उसकी थेरेपी के बारे में बात किया था, ठीक है, थेरेपी के बारे में बात करता है कार्ल रोजर्स। क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी के बारे में बात किया है। जीन पियाजे के बारे में आपको भली भांति तरीके से पता होगा संज्ञानात्मक विकास को लेकर, ठीक है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, करेक्ट जवाब सिगमंड फ्रायड, है ना। चलिए प्रश्न सही आया है ये, है ना। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए अब आप जानते हैं IQ आपको निकालना है, यहाँ पर MA/CA होता है। तो M जो दिया है मानसिक आयु 12 दिया है, और हाँ वास्तविक आयु 10 है, और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और उसके बाद आप बताइए इसका कहीं सही जवाब होना चाहिए 120, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120। 0 से काट देंगे और 12 में और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जी 120 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का था, 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि शिक्षण अधिगम, ठीक है, यहाँ पे अधिगम लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर होता है। देखो अब यहाँ पर प्रश्न आपको बताना है कि अधिगम किस पर आधारित होगा, भाषा पर होगा कि अधिगम शैली पर होगा कि अर्थ। देखो ये तो नहीं होगा आपका, ये गलत हो जाएगा आपका। और भाषा भी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है भाई, भाषा भी गलत है आपकी। हाँ विषय वस्तु सही होगा आपका, बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी, शाबाश सुमन सर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए जरा, RTE 2009 के अनुसार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी हैं और अध्यापक का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, बताइए जरा। बहुत ही सरल प्रश्न, मुझे बताइए, बोलिए।
35:1। 30:1। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, इसे आप खास कर ध्यान भी रखेंगे। जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो जो लागू किया गया है वो अब लागू किया गया है 30:1 का। पहले रेशियो जो था वो रेशियो था 40:1 का था, अब लागू कर दिया गया है 30 का। तो ये बहुत बच्चे ने सी भी लगाया होगा, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। अच्छा, ये तो था प्राइमरी का। और आप बताइए जरा 6 से 8 साल, अगर 6 से 8 जो बच्चे क्लास है, 6 से 8 की क्लास के बच्चों को, वहां पर रेशियो कितना होना चाहिए? 40:1। नो, वहां पर आपका 6 से 8 कक्षा तक या क्लास तक के जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है वो 35:1 होना चाहिए। 35:1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी तब होता था। ठीक है, वो ऑप्शन आपका बी हो जाता फिर। लेकिन इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी वाला आपका करेक्ट है। धारा याद रखना, ये धारा कौन से बात मैं कर रहा हूं, आरटीई की धारा 25 के अनुसार बात कर रहा हूं। कौन सी धारा? 25, 25 मैं जी जी मैं 35 का बात कर रहा था सर। ओके 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 ओके, नहीं 35 नहीं, 25 धारा 25। ठीक है भाई, याद रखना। कुल टोटल धारा जो है 38 धाराएं हैं इसमें, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, मध्यावधि परीक्षण की बात हो रही, तो रचनात्मक मूल्यांकन होगा कि योगात्मक? अब बाकी अब मूल्यांकन आप काट दीजिए, ये तो होंगे नहीं। अब इसमें से आप लोग मुझे बताइए कि मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण कौन सा है? ओके, सी योगात्मक मूल्यांकन आप बता रहे हैं। ओके, ठीक है भाई। देखो, जब आपको मैं बताऊं ऐसी कंडीशन पे, आप जब कभी सेमेस्टर वाइज ले रहे हैं परीक्षा वगैरह, तो वह आपकी आती है एक प्रकार की मध्य अवधि में, और मध्य अवधि को नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है, आप लोग बता दो, रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन ए सही माना जाएगा, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, योगात्मक मूल्यांकन लास्ट में होता है। एक सर, अच्छा सर, तो ये पूछ रहा हूँ सर, जो रेशियो वाला है सर वो कब से लागू हुआ है? मैंने जो आरटी पढ़ा है सर उसमें तो दिया हुआ है 35:1। ये किसका आरटीई का किसका पूछ रहे हैं आप? 30:1 दिया है। ये क्लास 30, अगर मैं बात करूँ 30:1 का, तो याद रखिए ये मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और मान चलिए मॉडिफिकेशन होने का मतलब आप अगर ये पूछ रहे हैं तो 2020 में हुआ है, समथिंग 2020 में ही इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि प्राथमिक बच्चों को पढ़ाना है तो 30 बच्चे होंगे, एक शिक्षक होंगे। और अगर 6 से लेकर 8 वाले क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें जो रेशियो होगा 35 बच्चे होंगे और एक शिक्षक होगा। ये चीज़ें जिक्र की गई है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एग्जैक्ट वर्स ये भी नहीं आपसे पूछा गया एग्जाम में कि कब इसका चेंजेस हुआ, बट आप इसका भी ध्यान रखें। जो है 2009 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये परिवर्तन के रूप में जो देख रेख की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2020 के समथिंग में बात हुई है, 2020 के समथिंग में, ठीक है। तो 30 लगाना ना सर, 35 से नहीं होगा। 35 6 से लेकर 8 की है, 6 से लेकर 8 तक है। जब आपको 6 और 8 मिलेगा तब थोड़ी ना आपको लगाना है इसको, फिर तो आप इसी को लगाओगे ना। ये तो प्राइमरी लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, प्राइमरी लेवल की बात में तो आपको तो ये लगाना पड़ेगा ऑप्शन, है ना, ये वाला सही हो जाएगा आपका। चलिए एक प्रश्न देखिए, ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है स्पेशल एजुकेशन से कि कौन सा रोग वांछानुगत होता है, कौन सा रोग वांछानुगत होता है। तो आप लोग जरा मुझे बताइए इसका। देखो ADHD तो भाई बिल्कुल होता है, ना ही HIV एड्स होता है। पार्किंसंस लिखा हुआ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया लिखा हुआ है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, है ना। बताइए जरा। तो देखो, ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात मैं कर रहा हूँ, यह एक प्रकार का गुणसूत्री या जीन संबंधी विकृति है, ठीक है ना। और इसकी सर्वप्रथम जो खोज किया था, फोलिंग नाम था उसका, 1934 में खोज किया था। फोलिंग ने 1934 में खोजा था इसको। कब खोजा था? 1934 में खोजा था, याद रखिएगा इसे, ठीक है। और ये बेसिकली इसको जो मुख्य कारण माना जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स जो होता है उसका कारण माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसी के कारण से ये होता है, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना। और आपका यहाँ पर जो पार्किंसंस होगा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। और यहां पर बात करते हैं निम्नलिखित में से बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन करता है। देखो भाटिया बैटरी है एक, ठीक है, और भाटिया बैटरी की बात करूं तो यही आपका जो है बुद्धि का निष्पादन वाला परीक्षण है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। हाँ, हरमन रोशा नहीं है, ना ही रेवन है, ठीक है भाई। तो बुद्धि निष्पादन का जो परीक्षण है वो किसका है भाई, आप लोग तुरंत समझ जाना इसके लिए कि भाटिया का है, भाटिया बैटरी परीक्षण के लेकर है। तो यही आपका यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ चलिए, फिर बहुत अच्छी बात है। और इसके संबंध में एक दो बातें बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में हो सकता है आप लोगों से पूछ ले एग्जाम में, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे देखिए रेवेन लिखा हुआ है, ये जो रेवेन का नाम देख रहे हैं ये प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का निर्माण किया है, और ये रेवन खुद उसी का नाम है, उसी ने प्रोग्रेसिव मैट्रिक के बारे में बात किया है। और अभी अभी आप लोग देख रहे थे मिनीसोटा करके, मिनीसोटा पूर्व विद्यालय मापनी को लेकर, तो ये भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का पार्ट माना जाता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के पार्ट में माना जाता है। तो यहाँ पे एक मैरिल पाम्पर मापनी होती है, वो भी होती है, मिनीसोटा भी होता है, और एक होता है गुडव, ठीक है, गुड एनफ जिसको अपने नाम पर ही एक परीक्षण रखा उसने, ठीक है। और आपने देखा था उस ऑप्शन में, अभी मैंने लास्ट में करवाया है, और उस ऑप्शन में लिखा हुआ था क्या, ड्रॉ अ मैन करके लिखा हुआ था एक, याद आ रहा है सर, बताइए सुमन सर। ड्रा गुड एनफ मनोवैज्ञानिक का नाम है, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है, और इसने दिया था ड्रॉ अ मैन करके। अभी आपने ऊपर देखा है, मैंने एक ऑप्शन में सी लिखा हुआ था, तो उसने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, ठीक है, वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। प्रक्षेपीय परीक्षण को ही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं सर? नहीं 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 नहीं, देखो प्रक्षेपण परीक्षण जो होता है वो आपका अलग होता है, हरमन रोसा वगैरह आ जाएगा आपका, और आपके अगर मैं बात करूँ तो टीएटी सीएटी आ जाएगा, ठीक है भाई, ये सारे आ जाते हैं प्रक्षेपण में। और अप्रक्षेपण में आपका आ जाता है आत्म कथा आ जाती है, निरीक्षण आ जाता है, साक्षात्कार आ जाता है, समाजमिति आ जाती है, और आपका एमएमपीआई भी आ जाता है उसी के अंतर्गत, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं। बाकी व्यक्तिगत परीक्षण जो होते हैं वो मैरिल पाम्पर मापनी हो जाएगी, मिनीसोटा हो जाएगा, और ड्रा अ मैन हो जाएगा, बैचलर हो जाएगा, ये व्यक्तिगत के रूप में आता है। सामूहिक के रूप में अर्मी, जो एक अर्मी बीटा होता है, आपने नाम सुना होगा अर्मी बीटा को लेकर, ठीक है, तो वो आ जाता है। और साइमन बी ने भी स्टैनफोर्ड वाला भी आ जाता है, ठीक है भाई। और शिकागो का क्रियात्मक जो बुद्धि परीक्षण वो भी सामूहिक भाषा रूप में आ जाता है। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण होता है वो भी उसी में आ जाता है, समूह में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बैटरी के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण लिखा हुआ है ना, इस परीक्षण में अगर बात करूँ, इसका निर्माण अहमदाबाद में डॉक्टर पटेल ने किया था, बड़ौदा के एक पानवल में, पानवल एक उदयपुर के ही पास है, उसी में किया था इन्होंने, और इनका नाम ही था चंद्रमोहन भाटिया, ठीक है, इन्हीं का योगदान था। और ये जो है ये जो आप देख रहे हैं परीक्षण, बुद्धि का निष्पादन परीक्षण भाटिया बैटरी के द्वारा जो है लाया गया है, ये निष्पादन की एक्टिविटी बताती है, ठीक है, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस के बारे में ये बताती है, ठीक है, याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। हाँ, आगे हम बात करते हैं, देखो रेमेडियल, देखो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए जो है प्रयुक्त होता है। देखो अभी तो ट्रीटमेंट रेमेडियल की बात मैं कर रहा हूँ, अब रेमेडियल आप सोचिए स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है ये, तो देखो तेजी से सीखने वाले तो रेमेडियल का काम करोगे नहीं भाई, प्रतिभाशाली वाले बच्चों को भी नहीं, और रचनात्मक जो धीमे से सीखेंगे भाई उन्हीं के लिए रेमेडियल बनाते हो ना, रेमेडियल क्लासेस जी। हाँ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अभी, है ना। अब बताइए जरा, शिक्षण के खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होगा, बताइए जरा। देखिए शिक्षण की विधियों पर तो आधारित नहीं होगा, ये तो भाई बड़े लेवल पर हो जाता है, ठीक है भाई, खेल कूद में यह तो लागू नहीं होता। शिक्षण विधि हम वहाँ पे लगाते हैं, लेक्चर मेथड हो गया भाई, ठीक है। अच्छा देखो प्लेवे वगैरह लगाते भी हो तो ये बच्चों के लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक उद्देश्य बन जाता है, और वही का कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पर, जरा आप समझ जाएंगे। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है ये भी आपका गलत हो जाएगा, कि शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत तो है ही नहीं भाई। अब आपके पास ऑप्शन देखो यहाँ पर बी भी है, सी भी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बी और सी दोनों होने के चांसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी आप देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो देखिए इस खेल कूद विधि से बच्चे का क्या होता है, बुद्धि यानी ज्ञान भी विकास, यानी
ज्ञान ज्ञान का भी विकास होता है, प्लस में शारीरिक भी विकास होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एनसीएफ 2005 की जो है बात की जा रही है, राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है भाई, एनसीएफ की लेकर जरा मुझे बताइए इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ एनसीएफ में। हाँ, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल, वेरी गुड। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल ही सही जवाब माने जाएंगे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ यशपाल जो समिति लाई गई थी, अब उस समिति के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी का जो गठन किया गया था 1992 में किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। इस कमेटी का गठन एक हुआ था 1992 में, कमेटी थी उसका गठन किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसका एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ये इसका एक उद्देश्य था, टैग एक प्रकार से टैगलाइन था, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न ये भी बन सकता है, ठीक है। तो इन्हीं की अध्यक्षता में 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है प्रस्तुत की गई थी, ठीक है भाई, इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बातें और बता दो, इसी के आधार पर ही ये बात जो आप पढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात का जो रेशियो था वो एक अनुपात जो 40 था उसको 40 से घटाकर 1:30 कर दिया था। और ये बात आपको बता दूं उस रिपोर्ट से ली गई है, ठीक है, यशपाल समिति के सुझाव की रिपोर्ट से ही ली गई है। और यशपाल समिति का एक और नाम है, आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय सलाहकार समिति। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय सलाहकार समिति उसका एक और नाम है। मैं आपको बताऊं, ये जो आप यशपाल समिति के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर यशपाल के बारे में, ये ज्ञान विस्फोटक की अवधारणा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्ञान विस्फोटक शब्द अगर कभी मिले ना तो सीधा सीधा लगा देना कि यशपाल समिति से संबंधित है, ये यशपाल समिति से ये संबंधित है। प्रश्न आप लोगों से जब बनेंगे वो इसी टाइप से बनेंगे कि किससे संबंधित है, ठीक है भाई। यशपाल समिति अन्य किस नाम से जाना जाता है, और ज्ञान विस्फोटक की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो तुरंत बता देना यशपाल समिति से, ठीक है भाई। यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार क्या बात कही गई है? भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। क्या बोला गया था? भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। तो इसका जो गोल हुआ, जो टाइटल हुआ, शिक्षा बिना बोझ के हुआ। तो कभी कभी लिख देता है बिना, हाँ लिख देता है ऑप्शन में बिना बोझ के शिक्षा, ऐसे भी लिखागा, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिना बोझ के शिक्षा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षा बिना बोझ के, ये ऑप्शन सही माना जाएगा आपका, ये इसका ध्यान रखिएगा खासकर, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के देखिए, कह रहा आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु के समूह के बालकों के लिए होता है? तो देखिए यहाँ तो बहुत ही सरल जवाब था ये प्रश्न, और 6 से 14 वर्ष आपको भली भांति तरीके से आरटीई से 3-4 प्रश्न ले लिया इसने। देखो अभी तक हमने 3-4 प्रश्न देख लिया आरटीई से, है ना। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक प्रेरक नहीं है? देखिए मैं बताता हूं आपको, दैहिक प्रेरक आप जानते हैं, अगर आप पढ़े होंगे अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, तो पिरामिड के माध्यम से उसने 5 भागों में डिवाइड किया था सुमन सर। तो जो दैहिक परीक्षण, दैहिक के बारे में बताया था, अवस्था के बारे में, वह बताया था कि प्यास, भूख, नींद, लिंग इत्यादि चीज़ों के बारे में बात करता है दैहिक में। लेकिन यहाँ पर पूछा है नहीं है तो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि जानते हैं कौन सा प्रेरक है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। कौन सा प्रेरक है? उपलब्धि मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट बैंडूरा का नाम आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा, क्योंकि ये फेमस व्यक्ति हैं और आप लोग जानते भी हैं अल्बर्ट बैंडूरा के बारे में, है ना। तो अल्बर्ट बैंडूरा के बारे में अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से, तो बताइए कौन सा सिद्धांत आएगा इनका? सामाजिक वाला सिद्धांत आ जाएगा, है ना, बताइए जरा। हाँ, अल्बर्ट बैंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आ जाएगा। बहुत अच्छा भाई, समझ आ रहा है ना भाई। क्या नाम है, वो नहीं है कि चले गए? चले गए सर, चले गए भाई, देखिए वही ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ कि बारिश हो रही है तो मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, ओके कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पटना में है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ठीक है भाई। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की। रेमंड कैटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? देखो अब इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा, जो नाम आप देख रहे हैं, कैटल ने कुल टोटल, जानते हैं रेमंड कैटल ने कुल टोटल 16 कारक के बारे में बात किया है भाई, पता है आपको?
रेमंड कैटल ने कुल टोटल 16 कारक के बारे नहीं में सर। बात किया है। तो कैटल का जो सिद्धांत है, तो आप सीलगुणों के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने 3 स्रोत बताए, ध्यान से सुन लीजिए। कैटल के बारे में 3 स्रोत हैं उनके। वो स्रोत है जीवन अभिलेख, आत्म रेटिंग और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये 3 इनके स्रोत थे कैटल के, ठीक है। कैटल के 3 स्रोत थे। और कैटल ने 5 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं कैटल ने। कैटल ने कितने प्रकार बताए? 5। सामान्यशील गुण, अद्वितीयशील गुण, योग्यताशील गुण, स्वभावशील गुण, गतिशीलशील गुण, ठीक है। 5 टाइप बताए हैं। और अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं इनके कारकों के बारे में, तो रेमंड ने सन 1957 में इन्हीं को कहा गया है 16 पीएफ। 16 पीएफ याद रखिएगा आप लोग इसको। और इसमें इन्होंने जो बताया है 16 बताए हैं कारक। और वो जैसे आपको बता दूं, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया गया है, आप ए बी सी डी से करेंगे। तो ए से लेकर अगर आप जाते हैं ओ तक, तो वहीं पर आप रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे ए, ठीक है भाई, बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई, ठीक, सॉरी आई नहीं होगा यहाँ पे। देखिए थोड़ा सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पर एक इन्होंने बताया था ए के नाम से, फिर बी, फिर सी, फिर उसके बाद डी नहीं था, सी के बाद ई था, और ई के बाद उन्होंने एफ बता दिया था, फिर जी बताया था, फिर एच बताया था, फिर आई बताया था, फिर जे नहीं है, फिर एल बताया था, और उसके बाद एल के बाद उसने एम, और फिर एन, फिर उसके बाद ओ। और यहीं से आप उन्होंने कह दिया Q1, Q2, Q3, Q4। ये इनके टोटल जो थे 16 सिद्धांत थे। ए को कहा उन्होंने आउट गोइंग यानी वाहगामी, ठीक है। बी को बताया मोर इंटेलिजेंस, अधिक बुद्धिमान, ठीक है। इस तरीके की क्रियाविधि जो है उन्होंने कुल टोटल 16 बताए हैं, 16, ठीक है भाई। इससे आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको करवा दूंगा इसके बारे में भी डीप में इसका, ठीक है भाई। और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी भी, ठीक है। अभी आगे मैं बात करता हूं, तो निम्न में से कहा जा रहा है कि मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बताइए जरा, मैस्लो की आवश्यकताओं में पदानुक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया है। देखो, दैहिक शामिल है, स्नेह शामिल है, आत्मसिद्धि सबसे लास्ट वाली है वो भी शामिल है, व्यक्तिवाद नहीं शामिल है, इसलिए गलत हो जाएगा आपकी ये, है ना। एक व्यक्ति का एक ही समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, आप चिंता क्या, मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर आप अपने मन में या मस्तिष्क में द्वंद्व कर रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रियाओं पर, मतलब इंडिविजुअल में, तो वह आपकी चिंता हो जाती है उस विषय के प्रति। और यदि आप उस विषय के प्रति, ठीक है, यदि आप उस विषय के प्रति अगर आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रकार से वहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है कुंठा आपके मन में, दबाव। अगर कोई मान लीजिए आपके ऊपर बाहरी दबाव हो या आंतरिक दबाव हो किसी बात को लेकर, तो वह रिप्रेजेंट कर देता है एक दबाव को। लेकिन एक व्यक्ति एक समय पर ही 2 विपरीत इच्छाओं में बात हो जाए, तो यही मतलब आप कह सकते हो ना, इधर भी खाई, इधर जाऊँ तो खाई, इधर जाऊँ तो क्या होता, कुआं, ऐसी कुछ कहावत है। तो यही रिप्रेजेंट होता है द्वंद्व को। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, तो रिप्रेजेंट हो रहा है क्या, 2 विपरीत इच्छाएं। और ये जो 2 विपरीत इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है द्वंद्व। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द्वंद्व। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 30, और निम्नलिखित में से जो है अनुसंधान स्टेफन कोरे का नाम आ रहा है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ये DSSB में भी प्रश्न आ सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। DSSB में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है भाई। तो जो क्रियात्मक, अगर मैं बात करूं अनुसंधान की, तो ये कहता है कि विद्यालय के जो कार्मिक होंगे उनके द्वारा जो शिक्षा की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब आप ध्यान सुनिए कि विद्यालय के कार्मिक होते हैं, जो विद्यालय के कर्मचारी लोग होते हैं, उनके द्वारा जब किसी शैक्षणिक समस्या का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। या कह सकते हो कि विद्यालय में जो उत्पन्न हो रही है दिन प्रतिदिन समस्याएं, उन समस्याओं को समाप्त करने की जो क्रियाविधि है वो क्रियात्मक अनुसंधान है, ठीक है भाई। वही आपके क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में आपको बता दूं मैं, यहाँ शिक्षक की भूमिका आती है, शिक्षार्थी की भूमिका नहीं आती है। तो स्टीफन एम कोरे की बात हो रही है। तो स्टीफन एम कोरे ने, इन्होंने 1953 में क्या किया था, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में दिया था, शिक्षा के क्षेत्र में दिया था। और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द जो प्रयोग में लाया था सबसे पहले कैलीवर ने लाया था। क्या नाम था उसका? कैलियर,
कैलियर आप कह सकते हो, कैलियर उसका नाम है, तो कैलियर ने लाया था। और अगर मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान में सामाजिक संबंधों के बारे में सिर्फ चर्चा करने वाला 1946 में सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का, तो 1946 में लेविन नाम आता है, लेविन नाम आता है, याद रखिएगा लेविन का नाम, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया आपका पेपर यहाँ पे सॉल्व पार्ट ए का था। पार्ट बी का देखते हैं हम लोग, ठीक है भाई। पीडीएफ दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, ओके, पार्ट बी का जरा देखिए यहाँ पर। पार्ट बी जैसे ये आपका दूसरा पेपर है ना, पार्ट बी का मतलब ये दूसरा पेपर है ना। तो दूसरे पेपर में अल्बर्ट बेंडूरा का नाम आ गया है। अल्बर्ट बेंडूरा ने, बताइए जरा, अभी अभी अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को ही उसने अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी बोला है। और अवलोकन को बोला जाता है इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत। वो 4 परिस्थितियों में आवश्यक होती है, और यही आपका बताना है कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो होती हैं लागू होंगी। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यही सही है कि अटेंशन होगा। अटेंशन का मतलब होता है भाई अवधान, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, कितने ध्यान से अर्जित कर रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कितना ध्यान लगा रहे हो, और ध्यान लगाने के बाद उसको कितना धारण कर, धारणा नहीं होगी धारण होगा, यहाँ पर धारण लिखना चाहिए था उसे, धारणा नहीं, ठीक है। तो धारण सही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो कितना आप धारण कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पुनर्उत्पादन, मतलब जो सीखा आपने उसके बाद आपने क्या किया है, कितना पुनर्उत्पादन, मतलब कितनी चीज़ों का आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ें। फिर उसके बाद आप प्रेरित या अभिप्रेरणा, यानी जो चीज़ें आपने सीखा उस चीज़ से आप कितना मोटिवेट हैं, ठीक है, कितना मोटिवेट है। तो ये बातें जो की गई है अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा, यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अवधान, धारण, पुनरुत्थान, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताइए, ऑप्शन क्लियर हुआ? बताइए सभी लोग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड कि अचेतन मन में जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को ज्ञान को सर्वाधिक उपयुक्त विधि में कौन सी होती है। तो देखिए, जैसे सपनों में जीना, मैंने बताया था रक्षा युक्तियां कुल टोटल इसने बताई, विभिन्न प्रकार की रक्षा युक्तियां बताई। दमन की बात करूं, प्रक्षेपण की बात करूं, प्रतिगमन की बात करूं, ठीक है, उदारवादी की बात करूं, तो ये विभिन्न प्रकार की इन्होंने क्या बताया, सिगमंड फ्रायड ने रक्षा युक्तियां बताई है। लेकिन जो अचेतन मन है, उस अचेतन मन में जो विशेषताओं को ज्ञान को सर्वाधिक रूप में प्रयोग में लाया जाता है उसको बोला जाता है स्वप्न विश्लेषण। क्या बोला जाता है उसको? स्वप्न विश्लेषण। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, बाकी ये गलत है आप सभी का, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। एडीएचडी का मीन्स बताना है, मतलब देखो आप जानते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर इस शब्द से ही अगर आप पकड़ें तो समझ में आपको आ रहा होगा कि भाई ये तो ध्यान विकार से संबंधित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए जरा, सही हुआ कि नहीं सही हुआ? देखिए, इस परीक्षण में जो व्यक्ति किसी एक या अधिक क्षेत्रों में, ठीक है, उसकी विशेषताओं या कमियों को व्यक्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, या उसे क्या रूप देंगे? तो उपचारात्मक परीक्षण देंगे, उपलब्धि देंगे, निदानात्मक देंगे। ये देखो मैं बताऊं, एक परीक्षण जो व्यक्ति के किसी एक से या अधिक क्षेत्रों में विशेषताओं या कमियों के व्यक्त करने की बात हो रही, तो यानी आप निदान कर रहे हो उसका, कमियों का मतलब निदान, डायग्नोसिस कर रहे हो, ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, सॉरी बी सही माना जाएगा, निदानात्मक परीक्षण सही माना जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन, मतलब कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है सम्मिलित किया गया है, जरा मुझे बताइए। शिक्षा का अधिकार जो 2002 86वां संविधान संशोधन, आपको पता होना चाहिए। 21 का हाँ काम में भी है, और मौलिक कर्तव्य में 51 के काम में भी है, आपको भली भांति तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो 51 का कहा है, माता पिता अभिभावक यानी संरक्षण की बात करता है कि वो बच्चों को एक प्रकार से एजुकेशन प्रोवाइड करें अभिभावक, और यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको क्या किया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, इसके बारे में बात की गई है। तो वही संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002 का, और ये शिक्षा का अधिकार है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इतना सरल प्रश्न आया हुआ है, ठीक है भाई। देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी है,
और आप समझिए इसको, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्यों का घंटे में या घंटों को समय में क्या कहेंगे, संख्या में क्या है? तो घंटों की संख्या में कितना होगा? 45। 45 करेक्ट जवाब, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 45 सही जवाब। देखिए, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य की बात हो रही है। प्रधान, देखो शिक्षक से संबंधित है क्रियात्मक अनुसंधान, आप जानते हैं भली भांति तरीके से, और शिक्षार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के, देखो यहाँ पर विद्यार्थी की चाहे संवेगात्मक हो, चाहे शैक्षणिक से समस्या हो, चाहे स्थानिक लेकर समस्याएं हो, उन कारणों को पहचान कर उसको दूर करने की जो क्रियाविधि होती है वो अनुसंधान कहलाता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों के द्वारा सीखने से संबंधित होता है? तो आप जानते होंगे परिणाम क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। हाँ, और अगर मैं आपसे बात करूं बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग, जब रिवॉर्ड और एनफोर्समेंट की बात करूं, तो बताइए वो कौन सा सिद्धांत में, कौन से अधिगम के सिद्धांत में आएगा? रिवॉर्ड अभी भी मैंने करवाया है, जी जी, रिवॉर्ड और एनफोर्समेंट बीएफ स्किनर का। हाँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं उसको। वेरी गुड। जब वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत का विश्लेषण के रूप में करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? आत्मसातीकरण कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे हमने क्या किया, पुरानी जानकारी तो थी उसमें, और हमने उसमें क्या कर दिया, बाह्य जगत मतलब अपनी नई जानकारी डाल दिया उसको, तो एक प्रकार से हमने आत्मसातीकरण कर लिया। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके यहाँ पर बी सी डी गलत हो जाएंगे। और जब आपका आत्मसातीकरण और समावेशन जब दोनों एक हो जाते हैं तो इसमें संतुलन बन जाता है, वही बोला जाता है संतुलन और अनुकूलन। मैंने इसका आप लोगों को पीडीएफ भी दिया है और टॉपिक भी इसका करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षणीय, देखो यहाँ पे प्रक्षेपणीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रक्षेपणीय की जो विशेषता है वो अस्पष्ट उद्दीपक के रूप में भी होता है, व्यक्तिगत के रूप में भी होता है, अनुक्रिया स्वतंत्रता के रूप में भी होता है। लेकिन कभी आपने ये सुना ही नहीं होगा कि उसके कंटेंट के आधार पर उसकी व्याख्या कर दी जाए तो प्रक्षेपण आपने परीक्षण कर लिया। तो जो प्रक्षेपणीय परीक्षण होता है वो विशेषता नहीं कहलाएगी, वस्तुनिष्ठता वाली। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, यहाँ पर नहीं चूज करना था। ठीक है। बालक केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या बनता है? बालक केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रल्ड टीचिंग मेथड की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को जो है शिक्षक के अनुसरण या अनुकरण करने के लिए कहेंगे आप, कि आप कहोगे कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, यानी मतलब स्वतंत्रता देना उसको, या आप बताएंगे कि बच्चों को नैतिक शिक्षा, या बच्चों के अभिव्यक्त और उसके सक्रिय भागीदारी को महत्व देंगे? बताइए। डी। हाँ डी करेक्ट हो जाएगा आपका, डी फॉर डेनमार्क। है डेनमार्क, डी फॉर डॉग। अच्छा छोटा बड़े, चलो ठीक है। रेबिन अच्छा अभी मैंने एक नाम बताया था रेबिन करके, और वह रेबिन का नाम ही है वही देखो परीक्षण आ गया, पूछ लिया। ठीक है। तो रेबिन प्रोग्रेसिव जो है मैट्रिसेस का प्रयोग का मापन के लिए किस में जाना जाता है? अभी मैंने बताया है, बताइए। बुद्धि परीक्षण में जाना जाता है भाई, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। तो व्यक्तित्व तो आप ना कहें, इसको बुद्धि परीक्षण कहें, तो ये सबसे सही माना जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेवाइगोस्की के अनुसार बताया जा रहा है कि बालक सीखते हैं अनुकरण से। देखो ये सीटेट का प्रश्न डिक्टो कॉपी करके यहाँ पे उठा के रख दिया है कि वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से। बात सत्य है, ये लेवाइगोस्की का स्टेटमेंट है। यही सही होगा। हाँ यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। देखो किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है? अब नाम तो पता ही होगा आपको, बी ने अल्फ्रेड बीनेट। वेरी गुड। तो ये तो आपको मैं बता भी चुका हूँ इसके बारे में। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कि कह रहा है कि एक शिक्षक के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सी प्रयास किया जाएगा? मतलब कौन सा प्रयास करोगे आप, बताइए जरा। कि उसमें प्रतिभाशाली बच्चों के बालकों के उत्थान के लिए क्या उसे पढ़ाने की धीमी गति कर दोगे? क्या उसे दंड दोगे? क्या उस पर ध्यान ही नहीं दोगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है ये। विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन।
अब यहाँ पे देखिए, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो वही करिए आप। और ऊपर आप लिखिए 14 MA और नीचे CA है, वहाँ पे लिखिए 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टर्मन का ये सूत्र है, उससे मल्टीप्लाई करिए। और अगर काटा पीटी करेंगे तो आपका आ जाएगा 107.7 समथिंग आएगा कुछ, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट जवाब आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है? आपको तो पता होगा, बताइए जरा। पावलोव 1904 में दिया है, याद रखना। आगे अगर हम बात करते हैं बाल अपराध का कारण क्या हो सकता है, देखो माता पिता के अनबन होना, कि परिवार के सदस्यों का सहानुभूत व्यवहार, ये तो नहीं हो सकता है। मतलब बाल अपराध का कारण पूछ रहा है, परिवार के आपस की सहमति का कार्य, ये भी नहीं। समृद्ध, ऑप्शन ए सही होगा, है ना, ए। हाँ, अनबन रहना। ठीक है, उनके जो है बच्चों से जो है समय नहीं दे पाते हैं, पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स। बालक को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं देगा? देखो आप बता दो। बालकों का देखो यहाँ अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है, घुमंतु बालकों को प्रवेश सुनिश्चित करता है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित भी करता है। 14 वर्ष के बाद बताइए, कभी मैंने तो बताया 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को, मैंने 6 से 14 वर्ष बताया ना। 14 वर्ष के बाद तो बात ही नहीं किया मैंने कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगा। ऑप्शन डी। आरटीई 6 से 14 वर्ष के बालकों का ही बात करता है। हाँ, चाहे इसके में ड्रॉप आउट बच्चे क्यों ना हो। हाँ हाँ, अगर ड्रॉप आउट बच्चे हैं तो उनको भी एडमिशन दाखिला दिया जाता है स्कूल में, सरकारी विद्यालय में। हाँ, देखिए निम्न में से कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो देखो उपकल्पना, ये मैं बताऊं आपको कि जो आप देखते हैं रिसर्च में, तो रिसर्च में एक बात आप लोगों को और ध्यान रखनी है, इसके कुल टोटल 7 चरण भी है। कुल टोटल किसने चरण दिए हैं? 7 चरण दिए हैं स्टीफन ने। तो जैसे समस्या का ज्ञान एक दिया है, उसके बाद समस्या के संबंध में विचार विमर्श दिया है दूसरा, तीसरा उसने दिया है कार्य की योजना और उपकल्पना का निर्माण करना दिया है, और फिर उसने चौथा जो दिया है तथ्यों का संकलन करना दिया है, पांचवा दिया है जो उसने योजना का क्रियान्वयन करना या उसका मूल्यांकन करना, फिर उसके बाद छठा दिया है तथ्यों का संकलन करके निष्कर्ष निकाल देना, और सातवां जो दिया है पूर्व परिणामों की तुलना में मूल्यांकन कर देना। तो यहाँ पर जो चरण है क्रियात्मक शोध बनाता है वो आपको बता दूं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बनाता है प्रोग्राम या योजना का क्रियान्वयन करके मूल्यांकन कर। ठीक है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या होगा? तार्किक चिंतन की अभिवृद्धि हो सके, सांस्कृतिक, जो कला शिक्षा की बात हो रही है, फिर उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर, ऐतिहासिक को लेकर। बताइए क्या सही होना चाहिए? तर्क ही होगा सर। तर्क नहीं होगा, कला शिक्षा को जोड़ेगा तो सांस्कृतिक विरासत होगी। एनसीएफ 2005 में जब कला शिक्षा जोड़ेगा तो उसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जी सर, कल्चरल। हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किसके तरफ जा रहा है? निरंतर की तरफ जा रहा है कि अंतः संबंध की तरफ जा रहा है? गलत हो जाएगा। अननोन क्रिया के तरफ जा रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूँ एकीकरण को लेकर तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन ए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि का घटक नहीं है, बुद्धि का घटक नहीं है। देखो बुद्धि का घटक, तो बुद्धि देखो तार्किक होता है। ठीक है भाई, बुद्धि तार्किक होता है। बुद्धि व्यावसायिक रुचि भी लाती है, नहीं पूछा है। देखो यहाँ पर स्मृति भी है और अनुभव भी है। मैं आपको बताऊँ, स्मृति तो आप साफ शब्दों में जानते हैं कि भाई बुद्धि का तो ये कंपोनेंट है ही नहीं कि मेमोरी में कोई चीज़ रट्टा मारो। ठीक है भाई, रट्टा मारो, तो रट्टा मारने के तो कंपोनेंट तो भाई जाहिर सी बात है बुद्धि का घटक नहीं है। ये तो बात तो सही है। अनुभव से भी सीखना। अनुभव का मतलब अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, किसी गड्ढे में अगर कोई बच्चा गिर जाता है, उसके पास समझ नहीं है, तो गड्ढे में गिरने के बाद दोबारा थोड़ी ना गड्ढे में गिरेगा, फिर भी उससे तो अनुभव आ गया ना, तो अनुभव से भी तो सीख लिया वो। मेरे समझ से प्रश्न ही गलत आ गया है यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँ, ये प्रश्न ही गलत है। और अदरवाइज अगर आप प्राथमिकता दे रहे हैं तो स्मृति को ही दे। ठीक है भाई, लेकिन स्मृति को भी देंगे तो बुद्धि का घटक नहीं है, तो यानी फिर तो घटक नहीं है।
तो मेमोरी को घटक क्यों नहीं मान रहे हो? तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ही आप लोग चूज करें, ठीक है भाई। तो मेमोरी भी कंपोनेंट मान लेती है और यहाँ पर अनुभव को सीखना भी, ठीक है। तो मैं अभी इसको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही सही है 110%, ठीक है। तो आयोग जो आएगा रिजल्ट उसका जो आंसर की आएगा तो उससे पता चल जाएगा क्या माना है आयोग ने, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी कॉमन नंबर देगी तो भाई अच्छी बात है सभी को, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, गेंद फेंकना, लिखना, खेलना। सोचना। हाँ, सर थिंकिंग सर। थिंकिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात हो रही है कि बालक की प्रक्रिया में मनोगत्यात्मक नहीं है। तो देखो लिखता है भी बच्चा है तो तब भी उस वहाँ पर कुछ क्रिया कर रहा है शारीरिक, खेलता है तो भी कर रहा है, गेंद फेंक रहा है तो भी कर रहा है, बट सोचना नहीं कर रहा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये बताइए जरा। 25 प्लस सर अभी आप बताएं, इसका आंसर सी हो जाएगा। कैटल, हाँ आरबी कैटल। हाँ 16 पीएफ के बारे में बताया सर। 16 पीएफ अभी अभी मैंने चर्चा भी किया है, 16 पीएफ भी इसको बोला जाता है। 3 स्रोत 5 प्रकार है, 1957 में इन्होंने किया था 16 पीएफ के बारे में। व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली की सही है, तो आरबी कैटल। वेरी गुड, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए कि विशेषताएं जो हैं प्रतिभावान विद्यार्थियों की है, कौन सी प्रतिभावान होनी चाहिए? देखो आक्रमण और कुंठित होना चाहिए क्या प्रतिभावान बच्चों? गलत। जैसे मान लीजिए रस्मी व्यवहार कर, मतलब वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना इत्यादि, ये भी गलत। और तुनक मिजाज का होना चाहिए, बहुत तुनक, ये भी गलत। यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव और ऊब जाता है। यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी सर। हाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। देखो डीएसएसबी में प्रश्न पूछा जा सकता है ये। जी जी। वास्तविक विद्यालय शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। वेरी गुड, सही जवाब यही। तो अवास्तविकता लक्ष्य नहीं होना चाहिए, विद्यालय पर भार भी नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। देखो समस्या समाधान का लक्ष्य समस्या समाधान नहीं है। देखो लक्ष्योमुखी तो है, लक्ष्य तो होना चाहिए है। एक कौशल को सीखा जाता है जिसका अभ्यास किया जाता है, ये भी हो जाएगा। समझ और क्रमिक चरणों का प्रयोग भी करना चाहिए, ये भी हो जाए। संगीत नहीं होता है, म्यूजिक होता है। के बारे में ये समझ सलाह नहीं है। समस्या समाधान नहीं है म्यूजिक, है ना? जी जी। लेकिन कुछ लोग देते हैं कि समस्या समाधान की टेंशन फ्री होता है इसमें। अच्छा, गाना सुनने लगते हैं, टेंशन फ्री हो गए। अच्छा, बट ऐसा मत सोचना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। हाँ तो इस तरह हम साइकोलॉजिकली अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तब। चलिए आगे बात करते हैं टीएटी के बारे में। प्रक्षेपण भाई मैंने बताया था ना अभी, प्रक्षेपण में क्या होता है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रयोगात्मक, ये सब कुछ आ जाता है। प्रक्षेपण में जो यहाँ पर हो रहा है टीएटी मॉर्गन मुर्रे ने दिया है, पता है ना, 30 कार्ड है इसके बारे में, बताया तो है आपको। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है, मतलब इसे क्रिएटिव बनाता है? क्रिएटिव बनाता है आप सर अपसारी चिंतन। हाँ मतलब मैंने कहा आपसे ये कि बताइए जरा दिल्ली के बारे में, तो आपने ढेर सारे, आपने क्या देने लगे मुझे, विशेषताएं बताने लगे दिल्ली के बारे में, ढेर सारी बातें बताने लगे दिल्ली के बारे में। मैं अगर सीधा पूछता भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी, तो आप केवल एक आंसर बताते दिल्ली है, तो वो अभिसारी हो जाता। लेकिन ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो सृजनात्मक की ओर जा रहे हैं आप, ढेर सारे अपने मन से बता रहे हैं बहुत सारी बातें, तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सृजनात्मक की ओर अपसारी चिंतन। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये प्रश्न था रिट का,
और पार्ट जो प्राइमरी लेवल का था और जो सेकेंडरी लेवल का था, दोनों लेवल के थे ये प्रश्न यहाँ पे लिए हमने। 60 क्वेश्चन किए हैं, है ना। जी सर। चलिए बताइए।